हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम लोग केमिस्ट्री के साथ साथ फिज़िक्स के बारे में भी अध्ययन करेंगे। तो आज हम लोग अध्ययन करेंगे क्लास 12 के भौतिक विज्ञान के अंतर्गत चैप्टर फर्स्ट वैद्युत आवेश व क्षेत्र के फर्स्ट टॉपिक वैद्युत आवेश के बारे में। स्टूडेंट्स, वैद्युत आवेश की प्रारंभ किस प्रकार से हुआ था? तो देखा यह गया प्राचीन समय में कि जब बरसात में बिजली कड़कती है तो क्या होता है, बादलों के बीच घर्षण होता है। उस घर्षण के कारण क्या होती है, विद्युत उत्पन्न होती है। ठीक इसी प्रकार से देखा यह गया कि आबनूस की यदि लकड़ी है, उस आबनूस की लकड़ी को यदि हम रेशम या बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं तो देखा गया कि आबनूस की लकड़ी में घर्षण के कारण वो अन्य छोटे छोटे तिनकों को अपनी ओर आकर्षित करने लगती है। इसी प्रकार से यदि कांच की छड़ है और इस कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाए तो ये छड़ भी अन्य छोटे छोटे तिनकों को अपनी ओर आकर्षित करने लगती है। यदि हम आबनूस की छड़ के पास में कांच की छड़ को ले जाते हैं तो देखा गया कि इन दोनों के बीच आकर्षण होता है। ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, आकर्षण लगेगा, इनके बीच आकर्षण बल लगता है। ये कांच की छड़ है, लेकिन कांच की छड़ के पास कांच की छड़ ले गए तो देखा गया कि इनके बीच जो है प्रतिकर्षण लगता है। तो बताया गया कि जब हम घर्षण करते हैं तो घर्षण के कारण पदार्थों में दूसरे पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित या प्रतिकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। इसी प्रकार से यदि हम एक गुब्बारा लें और बालों से रगड़ें तो देखा गया गुब्बारे में भी एक छोटे छोटे पदार्थों या तिनकों को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। अगर हम कंघा लें, कंघे को बालों में रगड़ें या पेन को बालों में रगड़ें तो देखा ये भी छोटे तिनकों को अपनी ओर आकर्षित करने लगते हैं। तो देखा गया कि घर्षण के कारण बहुत से जो पदार्थ होते हैं उन पदार्थों में कणों की कुछ कमी हो जाती है, अधिकता हो जाती है। इस अधिकता के कारण वो दूसरे पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित या प्रतिकर्षित करने लगते हैं। इस गुण को हम वैद्युत आवेश, आकर्षण या प्रतिकर्षण का इस गुण को वैद्युत आवेश कहेंगे और ऐसे पदार्थ को हम वैद्युतमय पदार्थ के नाम से जानते हैं। तो स्टूडेंट्स जो है इसकी डेफिनेशन देखते हैं हम लोग। वैद्युत आवेश किसी पदार्थ में घर्षण द्वारा दूसरे पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित या प्रतिकर्षित करने के गुण को वैद्युत आवेश क्या कहेंगे? वैद्युत आवेश कहते हैं। ठीक है। प्रारंभ में चूंकि इलेक्ट्रॉन की खोज हुई नहीं थी तो बताया गया घर्षण के कारण हो सकता है कणों की अधिकता हो जाए पदार्थ में या कमी हो जाए, जिससे वो क्या करते हैं, वो पदार्थों को आकर्षित या प्रतिकर्षित करने लगते हैं। तो आवेश का कारण जो है, जब इलेक्ट्रॉन की खोज हुई तो इलेक्ट्रॉन सिद्धांत के आधार पर दिया गया। इलेक्ट्रॉन सिद्धांत के आधार पर वैद्युत आवेश की व्याख्या। तो देखिए, वैद्युत आवेश की व्याख्या इलेक्ट्रॉन सिद्धांत के आधार पर किस प्रकार से की गई समझते हैं। देखिए, हमारे पास मान लिया सोडियम का एक परमाणु है। तो सोडियम के परमाणु का इलेक्ट्रॉन विन्यास अगर हम लिखें 281 के रूप में
तो यहाँ पर जो उसके नाभिक होगा, नाभिक में 11 प्रोटॉन 12 न्यूट्रॉन होंगे, के कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, एल कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। और जो बाहरी कोष होगा के एल एम, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन होगा। इन इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक का प्रबल आकर्षण होता है, लेकिन जैसे जैसे दूरी बढ़ती है नाभिक का आकर्षण कम होता है। यदि हम इस बाहरी कोष के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दें, ये यहाँ से बाहर निकल जाए, तो देखिए क्या स्थिति आएगी। अब ये क्या होगा, 2,8 रह जाएगा। अब इनके आवेश में किस प्रकार से आवेश यहाँ पर कैसे उत्पन्न होगा देखेंगे। पहले यहाँ पर 11 प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन पर धनावेश होता है। इलेक्ट्रॉन भी 8 2 से 11 है, इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है। टोटल आवेश 0 है। लेकिन अब क्या होगा कि यहाँ पर ये धनावेश कैसे आया। प्रोटॉन तो 11 रहेंगे, लेकिन अब एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया है, इलेक्ट्रॉन रह गए 11। तो अब क्या हो गया, यहाँ पर प्लस एक इकाई धनावेश आ गया। तो धनावेश कब आया कि जब हम क्या करेंगे, इसके बाह्यतम कोष से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेंगे। इलेक्ट्रॉन निकले कैसे, तो यहाँ पर क्या होगा, मान लिया घर्षण किया गया, तो घर्षण के कारण क्या होगा, एक परमाणु दूसरे परमाणु को इलेक्ट्रॉन दे देगा। अब मान लिया फ्लोरीन का परमाणु है, तो फ्लोरीन F9 होता है, तो 2,7 हो गया। अगर इसके एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाएंगे तो मान लिया यहाँ पर 9 प्रोटॉन है और 9 न्यूट्रॉन है, तो के कोष में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए और एल कोष में 7 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7। अब हम एक इलेक्ट्रॉन को बाहर से ले लेंगे, तो पहले 9 प्रोटॉन थे तो प्लस के 9 न्यूट्रॉन थे, 9 इलेक्ट्रॉन थे तो माइनस के 9, टोटल आवेश 0 हो गया। लेकिन हमने अब एक इलेक्ट्रॉन बाहर से ले लिया, एक मान लिया सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन को दे दिया, तो यहाँ पर माइनस आवेश क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन बाहरी कोष में बढ़ गया। अब प्रोटॉन तो 9 ही रहे, लेकिन इलेक्ट्रॉन 10 हो गए, तो माइनस का 1 हो गया। तो स्टूडेंट समझ में आया होगा कि घर्षण के कारण क्या होता है कि एक पदार्थ या एक परमाणु एक इलेक्ट्रॉन अगर इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो दूसरा पदार्थ उतने ही इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा। तो जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है वो धनावेशित हो जाता है, और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वो कैसा हो जाता है, ऋणावेशित हो जाता है। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के आधार पर बताया गया कि आवेश की उत्पत्ति कैसे हुई। जब हम दो पदार्थों को आपस में घर्षण करते हैं तो घर्षण के कारण क्या होता है, उनमें इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हो जाता है। जब इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है तो जो इलेक्ट्रॉन त्याग देता है उस पर धनावेश आ जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर देता है उस पर ऋणावेश आ जाता है। अब जैसे मान लिया यहाँ पर मैग्नीशियम लिखेंगे और मैग्नीशियम के ऊपर 2 चार्ज लिखा गया, तो इसका मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया। अगर हमने सल्फर लिखा, सल्फर पर 2 माइनस चार्ज लिखा, इसका मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया। अब इसी प्रकार समझ सकते हैं, मान लिया एक पदार्थ A है और पदार्थ A द्वारा 10 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जा रहे हैं। पदार्थ A और इसके द्वारा 10 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जा रहे हैं। तो ग्रहण करने का मतलब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोष में अगर ग्रहण करेगा तो इसके ऊपर क्या आएगा, -10 इकाई का ऋणावेश आ जाएगा। इस प्रकार से -10 इकाई का क्या आ जाएगा, ऋणावेश आ जाएगा। एक पदार्थ B है और उसके द्वारा 10 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए गए, 10 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए गए। त्यागने मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, उतना ही धनावेश आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से यहाँ पर धनावेश और ऋणावेश उत्पन्न हो गया। तो इस प्रकार से आवेश को हम इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के द्वारा समझ सकते हैं, और आवेश इस आधार पर 2 प्रकार का हो गया। तो स्टूडेंट देखते हैं आवेश के प्रकार। वैद्युत आवेश के प्रकार। तो स्टूडेंट्स अभी हमने बताया कि मान लिया एक पदार्थ A है, एक पदार्थ B है, और इनमें आपस में घर्षण कराया गया। क्या कराया गया, घर्षण। तो घर्षण में क्या होगा, हो सकता है A ने B को इलेक्ट्रॉन दिए, पदार्थ A ने B को इलेक्ट्रॉन दिए। मान लिया A ने B को 10 इलेक्ट्रॉन दे दिए। कितने इलेक्ट्रॉन दिए, 10 इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हुआ, 10 इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हुआ। तो यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो 10 इकाई धनावेश आएगा। B मान लिया 10 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो 10 इकाई का ऋणावेश आ जाएगा। जो ग्रहण करेगा उस पर ऋणावेश आएगा, जो त्याग देगा वो धनावेश आएगा। तो इस प्रकार से आवेश 2 प्रकार का होगा। नंबर 1 धनावेश। धनावेश की परिभाषा क्या लिख सकते हैं, किसी पदार्थ द्वारा एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्यागने से प्राप्त धनायन
पर उत्पन्न आवेश को क्या कहेंगे हम? धनावेश कहते हैं, धनावेश कहते हैं। और इसका जो मान होता है वो किस पर निर्भर करता है? त्यागे गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर, त्यागे गए इलेक्ट्रॉन की संख्या। कोई भी पदार्थ जितने इलेक्ट्रॉन त्यागेगा उतना ही धनावेश आ जाएगा। ठीक है, दूसरा हो गया ऋणावेश, नेगेटिव चार्ज। तो ऋणावेश क्या होता है? इसी प्रकार से किसी पदार्थ द्वारा एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्यागने से प्राप्त क्या होगा? ऋणायन बन जाएगा। ठीक है, किसी पदार्थ द्वारा एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्यागने से प्राप्त ऋणायन पर उत्पन्न आवेश को क्या कहेंगे हम? ऋणावेश कहते हैं। और इसका जो मान है, इसका मान किस पर निर्भर करेगा? ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर, ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या पर। मतलब कोई पदार्थ जितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा वो उतना ही ऋणावेशित हो जाएगा। जैसे यहाँ पर बताया A 10 त्याग रहा है तो 10 इकाई धनावेश, B 10 ग्रहण कर रहा है तो 10 इकाई ऋणावेश। तो स्टूडेंट समझ में आया होगा कि वैद्युत आवेश कितने प्रकार का होता है और इसका मान किस प्रकार से निर्भर करता है। इसको नोट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। वैद्युत आवेश की गणना। स्टूडेंट्स अभी हमने बताया कि कोई भी पदार्थ जब इलेक्ट्रॉन त्यागता है या ग्रहण करता है तो उस पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता या कमी हो जाती है, जिससे वो धनावेशित या ऋणावेशित हो जाता है। तो वैद्युत आवेश, जिसको हम Q से लिखते हैं, Q का जो मान होता है वो त्यागे गए इलेक्ट्रॉन या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन के आवेश दोनों के गुणनफल के बराबर होता है। इस फार्मूले के द्वारा हम वैद्युत आवेश Q की गणना कर सकते हैं। यहाँ पर N का मतलब क्या होगा? N बराबर होगा त्यागे गए या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन, त्यागे गए या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन। E बराबर होता है इलेक्ट्रॉन, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। तो इस प्रकार से हम किसी भी आवेश, किसी भी इलेक्ट्रॉन पर, पदार्थ पर कितना आवेश होगा ये हम ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मान लिया कोई पदार्थ A है और उसमें से 10 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए गए तो 10 इकाई धनावेश आ गया। अब इसकी वैल्यू अगर निकालनी है तो Q बराबर फॉर्मूला हो गया NE। तो N 10 इलेक्ट्रॉन त्याग दे तो N का मान 10 हो गया। E का मान हो गया 1.6 × 10⁻⁻19। इसको हल करेंगे तो आ जाएगा 0.0 हटा देंगे प्लस का 1 हो जाएगा। तो 1.6 × 10⁻18 कूलाम का धनावेश होगा। तो इस प्रकार से हम आवेश की गणना कर सकते हैं किसी भी पदार्थ में। अब हम आवेश का मात्रक देखेंगे। तो देखिए, वैद्युत आवेश का मात्रक क्या होगा? वैद्युत आवेश का मात्रक निकाला गया I बराबर Q/T से Q बराबर होता है IT। अतः Q का मात्रक जो बनेगा बराबर IT का मात्रक, I वैद्युत धारा होती है, वैद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर, और T का मात्रक होता है सेकेंड, T का मात्रक होता है सेकेंड। तो लिखेंगे SI पद्धति में, SI पद्धति में वैद्युत आवेश के मात्रक, वैद्युत आवेश के मात्रक एम्पियर सेकेंड को क्या कहते हैं हम? कूलाम कहते हैं। क्या कहते हैं? कूलाम कहते हैं। अतः एक कूलाम बराबर होता है, एक कूलाम बराबर 1 एम्पियर इंटू 1 सेकेंड, 1 एम्पियर इंटू
1 सेकेंड, 1 सेकेंड के बराबर हो जाएगा। अब इससे हम डिफिनीसन निकाल सकते हैं। मान लिया हमारे पास एक चालक है, कंडक्टर है, और उसमें इस प्रकार से फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। अब हम इस पर बैटरी द्वारा एक निश्चित विभवांतर लगाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो ऋण टर्मिनल से धन टर्मिनल की ओर गति करते हैं, जिससे धारा बहती है धन से ऋण की ओर। तो जब इलेक्ट्रॉन गति करते हैं तो इलेक्ट्रॉन के साथ आवेश भी स्थानांतरित होता है। तो इसकी परिभाषा हम इस प्रकार से निकाल सकते हैं कि किसी चालक में यदि 1 सेकंड में 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही हो, तो उस चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे पर प्रवाहित आवेश की मात्रा 1 कूलाम होगी। यदि किसी चालक में 1 सेकंड में 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही हो, यदि किसी चालक में 1 सेकंड में 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही हो, तो उस चालक के एक स्थान से दूसरे स्थान या एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर प्रवाहित आवेश की मात्रा 1 कूलाम होगी। इस प्रकार से डिफिनीशन लिख सकते हैं इसकी कूलाम की। अब वैद्युत आवेश का विमीय सूत्र क्या होगा? वैद्युत आवेश का विमीय सूत्र, तो फार्मूला है Q इक्वल टू IT। तो I का विमीय सूत्र A होता है और T का विमीय सूत्र T होता है। तो इसका विमीय सूत्र बनेगा AT, ये याद रखें, क्योंकि जब तक हमें इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़नी है तब तक इसका विमीय सूत्र प्रयोग होता रहेगा। तो वैद्युत आवेश का विमीय सूत्र होता है AT। तो स्टूडेंट्स इसको नोट कर सकते हैं, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं आगे जो है आवेश संरक्षण का नियम। वैद्युत आवेश संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो देखिए इसको हम किस प्रकार से समझ सकते हैं। मान लिया एक पदार्थ A और दूसरा पदार्थ B, इनका आपस में क्या होगा? घर्षण। तो जब घर्षण होगा तो घर्षण में हमने प्रारंभ में ही बताया था क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। तो मान लिया A ने 20 को 10 इलेक्ट्रॉन दे दिए, 10 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र किए, 10 इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ? स्थानांतरण हो गया। क्या हो गया? स्थानांतरण हो गया एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में। तो A ने B को दिए तो यहाँ पर क्या आया? 10 इकाई धनावेश। B ने ग्रहण किए, क्या आया? 10 इकाई ऋणावेश। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि आवेश स्थानांतरित हुआ। आवेश स्थानांतरित कैसे हुए? क्योंकि इलेक्ट्रॉन A से B में चले गए, तो इलेक्ट्रॉन A में B की कमी हुई, A में 10 इलेक्ट्रॉन कमी हो गई, 10 इलेक्ट्रॉन की कमी हुई, और B में क्या हुआ? 10 इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो गई। तो क्या यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नष्ट हुए? इलेक्ट्रॉन नष्ट नहीं हुआ, केवल क्या हुआ? उनका एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण हुआ। जैसे NaCl होता है, तो Na पर प्लस चार्ज होता है, Cl पर उतना ही माइनस चार्ज होता है। इसका मतलब क्या? सोडियम ने अपने बाह्यतम कोश से एक इलेक्ट्रॉन निकालकर सोडियम क्लोरीन को दे दिया। तो सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दिया तो क्लोरीन ऋणावेशित हो गया। सोडियम ने त्याग दिया, इसलिए सोडियम कैसा हो गया? धनावेशित हो गया। तो हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण एक बॉडी से सेकेंड बॉडी या दूसरी बॉडी या एक वस्तु से दूसरी वस्तु में होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से ये नष्ट नहीं होते हैं। क्या होगा? एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित हो जाते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होंगे साथ में उसके साथ में आवेश भी स्थानांतरित होगा। तो कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन को हम उत्पन्न कर सकते हैं और इलेक्ट्रॉन को नष्ट कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से नहीं आवेश को उत्पन्न कर सकते हैं, आवेश को नष्ट कर सकते हैं, केवल उसका हम संरक्षण कर सकते हैं या एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित कर सकते हैं। तो इसलिए बोलते हैं वैद्युत आवेश के संरक्षण का नियम। तो समझ में आया होगा स्टूडेंट्स, इस उदाहरण के द्वारा वैद्युत आवेश संरक्षण नियम क्या होता है कि आवेश को ना तो वैद्युत आवेश को ना तो उत्पन्न किया सकता है और ना ही नष्ट किया सकता है। इसको हम क्या कर सकते हैं? केवल एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित कर सकते हैं। यह है वैद्युत आवेश संरक्षण का नियम। अब हम इस वैद्युत आवेश का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, आवेश का क्वांटीकरण। क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो देखिए क्वांटीकरण क्या होता है इसको भी हम आवेश के स्थानांतरण के द्वारा समझेंगे। एक बॉडी A है और एक बॉडी B है। अब इसमें हम इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण कराना शुरू करते हैं। तो मान लिया इसने अगर पहला इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र किया A ने B को, तो A पर प्लस
1e चार्ज आ जाएगा, इकाई धनावेश आएगा। मान लिया इसने फिर से एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र किया तो मान लिया 2 इकाई धनावेश आएगा, फिर से एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र किया तो 3 इकाई धनावेश आएगा। तो इस प्रकार से जैसे जैसे इस इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित करता जा रहा है वैसे वैसे क्या आता जा रहा है, ए पर धनावेश आएगा और बी पर उतना ही क्या आ जाएगा, ऋणावेश आ जाएगा, 1e 2e और 3। तो ये क्या हो जाएगा, ऋणावेशित हो जाएगी। अब यदि हम चाहें कि इस ए से क्या हम आधा इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, क्या हम 1.5 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, क्या हम 2.5 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं स्टूडेंट्स, क्या इलेक्ट्रॉन को ब्रेक कर सकते हैं? तो देखा गया कि इलेक्ट्रॉन जो होगा किसी पदार्थ से हम इलेक्ट्रॉन को तोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक मूल कण है, फंडामेंटल कण है। फंडामेंटल कण जो होते हैं वो पूर्ण संख्याओं के रूप में ही निकलेंगे, इन्हें तोड़ा नहीं जा सकता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं आवेश जो होता है, आवेश पूर्ण संख्याओं के रूप में ही बढ़ता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में वो एक पूर्ण संख्याओं के रूप में निकल सकते हैं, उनको तोड़कर निकाला नहीं जा सकता। इस घटना को बोलते हैं आवेश का क्वांटीकरण। तो स्टूडेंट समझ में आया होगा कि आवेश जो होता है पूर्ण गुणक संख्याओं के रूप में ही बढ़ता है, 1e 2e 3e 4e 5e और कह सकते हैं डॉट डॉट, या -1e 2e -3e डॉट डॉट डॉट। आवेश को 0.5 1.5 2 के रूप में नहीं प्रदर्शित किया जा सकता है, ठीक है। तो क्योंकि पूर्ण संख्याओं के रूप में आवेश को प्रदर्शित किया जा सकता है, इसे आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। तो स्टूडेंट समझ में आया होगा कि आज हम लोगों ने डिस्कस किया कि वैद्युत आवेश क्या होता है, इसके प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, और आवेश संरक्षण का नियम तथा क्वांटीकरण। अब अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे वैद्युत आवेश के कारण वैद्युत या कूलाम्ब बल के बारे में। स्टूडेंट्स अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने साथी स्टूडेंट को शेयर कर दें। थैंक यू।